नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। केंद्र की बीजेपी सरकार ने 3 कृषि कानूनों की वापसी की संवैधानिक प्रक्रिया का पहला कदम आगे बढ़ा दिया है। मोदी सरकार की कैबिनेट में इन कानूनों की वापसी वाले बिल को मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते शुक्रवार को इन कानूनों के वापसी का ऐलान किया था। अब इसे संसद में पेश किया जाएगा। संसद का सत्र 29 नवंबर से शुरू हो रहा है। हालांकि अब भी संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े सभी संगठन दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। इनका कहना है कि एमएसपी समेत 6 मांगों के पूरा होने पर ही वे घर वापसी करेंगे। इस बीच किसान संगठनों ने यह भी ऐलान किया है कि 29 नवंबर को 60 ट्रैक्टरों के साथ 1000 किसान संसद की ओर कूच करेंगे। इसके अलावा 26 नवंबर को किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली की सीमाओं पर एक बड़ा आंदोलन करने का फैसला लिया है। 27 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से एक बार फिर से मीटिंग भी बुलाई जाएगी, जिसमें आगे की रणनीति को लेकर फैसला लिया जाएगा। हालांकि टिकरी बॉर्डर पर बैठे कुछ किसानों ने आज कैबिनेट मीटिंग में 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने पर खुशी जताई है। साथ ही इनके लोगों का कहना है कि सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य कि खरीद को लेकर कानून बना देना चाहिए। सुनते हैं कैबिनेट मीटिंग के बाद क्या कहा सरकार की ओर से और क्या कहा गया किसान नेताओं की ओर से। जैसा मैंने कहा, जो घोषणा की थी 3 फॉर्म बिल्स को प्राथमिकता के आधार पर वापस करने की, हमने उसकी औपचारिकता पूरी कर ली है कैबिनेट में। और अगर अगली प्रक्रिया जो है पार्लियामेंट में जाने की, तो उसमें भी प्राथमिकता के आधार पर इन बिलों को रिपील करने का प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है, उसकी प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए 29 तारीख से। और जो एमएसपी पे है उस पर भी एक बातचीत हो जाए, एक उसमें भी बहस हो जाए, वो सीधा सरकार उसको डायरेक्टली कर सकती है। 27 तारीख की हमारी मीटिंग है, उस पर हम अगला निर्णय लेंगे। अभी 29 तारीख तक का हमारा है कि 29 तारीख तक हमारा जो मार्च है वो होगा। नहीं, जब भारत सरकार चाहेगी हम जब उठेंगे। भारत सरकार नहीं उठाना चाहती। वे दिल्ली के रास्ते खोल दे, हम तो दिल्ली पे चले जाएंगे, वहीं बात कर लेंगे। लेकिन अब तो बात का कोई मतलब ही नहीं बची। जब क्यों नहीं है मतलब? एमएसपी कौन लेगा? एमएसपी कौन लेगा? जी, सरकार कह रही है कि कोशिशें शुरू कर दी गई है, प्रोसेस शुरू हो गया है। लेकिन किसान संगठन कह रहे हैं कि जब सरकार चाहेगी तब उठेंगे। सरकार की ओर से तो प्रयास शुक्रवार को ही प्रधानमंत्री के घोषणा के बाद शुरू हो गए थे। वन्ना पोपली जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, रमेश बामल जी कांग्रेस से, रजत पंजेटा साहब इंडियन नेशनल लोकदल से और स्वामी इंद्र जी किसानों की ओर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी इंद्र जी, पहला सवाल आप ही से, ये हट है क्या? प्रदीप डबाल जी, अगर आप जैसा पत्रकार इस बात को कहीं हट कर रहे हैं, हट तो देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी का था। 1 साल लगातार किसानों से कोई वार्ता नहीं करना, इसे हट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? देश के किसानों के सड़कों पे रास्ते पर कीले गाड़ना, इसे हट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? 750 से ज्यादा किसान आज हमारे बीच में नहीं है। इस आंदोलन की आहुति चले गए, क्या इसे प्रधानमंत्री का हट कहेंगे तो क्या कहेंगे? मैं पूछना चाहता हूं, आज किसान मांग क्या रहा है? किसान अपनी मेहनत का मेहनताना मांग रहा है। किसान कह रहा है कि एमएसपी पर 3 की गारंटी दे दो। जब आप छोटे उद्योगपति से लेके बड़े उद्योगपति को ये अवसर देते हैं कि एमआरपी के ऊपर वो देश के अंदर अपनी वस्तु को खुदरा मूल्य से बेच सकता है, तो क्या किसान अपने उत्पादन को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्या उसकी चाहेगा? हमने कब कहा कि सरकार सारा माल खरीदे, और सरकार कब बताए कि किसानों से उन्होंने कब सारा खरीदा? मात्र 6% सीएपीसी की रिपोर्ट बताती है, सरकार के आंकड़े बताते हैं कि मात्र 6% तो सरकार खरीदती है। इसमें कौन सा बड़ा आपने जो है तीर मार दिया? आप तो 5 अंक भी नहीं ले पाए। अगर 100 में से आपको मैं अंक देना भी चाहूं पूर्व की सरकारों ने, कि अब की सरकार को भी, माननीय मोदी जी, आपने किसानों के लिए क्या किया? आपके कानून, काले कानून लेके आए ऐसे एक महामारी के समय जब लोग घर से निकलना नहीं चाहते थे, आपने किसानों को सड़कों पर बिठाए। एक सवाल ये भी है कि जब किसान, आपने
एमआरपी का जिक्र किया कि एमआरपी से कम कोई नहीं बेच सकता, सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का कम से कम ये कहना है कि जब किसानों को यह अधिकार दिया जा रहा था कि वो अपनी मनचाही कीमतों पर अपनी फसल को बेच सके, उसको आपने वापस करवा दिया। अब आप एमएसपी की मांग कर रहे हैं। मनचाही कीमतें, क्या आप बात करें डब्बाज जी? आप देखिए इस देश में जरूरी वस्तु अधिनियम का क्या सत्यानाश किया। इन्होंने स्टोरियों को स्टोर करने की पूरी अनुमति दे दी, यानी कि देश में एग्रो प्रोडक्ट को भी किसान इकट्ठा करेगा, स्टोरिये अधिक मुनाफाखोरी के लिए सारा का सारा देश का उत्पादन देसी विदेशी कंपनी मिलकर लूट कर पर भूख का व्यापार करती। पर धन्य है मेरे वो वीर जो आज हमारे रहे, जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुतियां तो दे दी, पर ऐसे काले कानूनों को उन्होंने देश में लागू नहीं होने दिया। आज प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा, आज देश संसद को इस पर विचार करना पड़ेगा, आज कैबिनेट को इस मंजूरी देनी पड़ी। हाँ, गलती हुई है, पर उसके बावजूद भी अगर प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं कि दीपक के प्रकाश की तरह ये कानून पवित्र थे, तो मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री एक बार जोर आजमाइश फिर कर लीजिए, किसान अभी तो सबको है। ये चेतावनी हो गई, ये तो एक किस्म से अब तो भारतीय जनता पार्टी से ले लेते हैं इसका जवाब। बोल रहे हैं स्वामी इंद्र जी कि आप जो है एक बार फिर से कोशिश करके देख लीजिए, ये कानून अगर इतने ही सच्चे थे तो फिर झुकना क्यों पड़ा? देखिए, मुझे लगता है प्रदीप जी, पूरे देश ने सुना कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत ही संवेदनशीलता और उदारता से इन कानूनों को वापस लिया, और उन्होंने क्या कहा कि ये दीपक के प्रकाश के भांति पवित्र थे, बिल्कुल इसमें कहीं पर भी कोई गलत चीज नहीं थी। लेकिन एक परिवार के मुखिया के तौर पे इनको जब लगा कि पूरे परिवार में अगर किसी सदस्य को मैं इसको समझा नहीं पाया, तो उन्होंने उसको पीछे ले लिया। लेकिन स्वामी इंद्र जी जिस तरह की बात कर रहे हैं तो मुझे बड़ी हैरानी होती है। आप अभी यहाँ पर एमआरपी और एमएसपी को कंपैरिजन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि या तो आपको खुद को समझ नहीं है इस विषय में, या आप सामने वाले को बेवकूफ समझते हैं या जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं। एमआरपी क्या है और एमएसपी क्या है, दोनों के बीच में फर्क समझना चाहिए। एमआरपी है मिनिमम रिटेल प्राइस, यानी कि आप इससे ज्यादा जो है मैक्सिमम मैडम बेच सकते। कौन से स्कूल से पढ़ के आई हैं? मैक्सिमम, ठीक है जी, कोई बात नहीं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस ही है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। कोई बात नहीं, कम से कम हो सकता है भाई साहब, कोई बात नहीं स्वामी इंद्र जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि मैक्सिमम आप यहाँ पे लीजिए किसानों के पास आइए, दूर दूर से फोन पे बैठकर टेलीविजन पे बैठकर चर्चा ना कीजिए, आइए तो सही हमारे बीच में। नहीं, सवाल ये है वन्ना पोबली जी, दो सवाल है आपसे, फिर मैं कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल के पास भी जाऊंगा। पहला सवाल ये है कि ये इस तरह की स्थिति इसलिए बनी क्योंकि जो फैसला लिया गया, कानून जब लेके आए गए, जब भी किसानों का यह कहना था कि उनसे बातचीत नहीं की गई, और जब ये कानून वापस लिए गए तब भी किसानों से बातचीत नहीं की। अगर बातचीत की जाती और बातचीत के जरिए इन चीजों को हल किया जाता और कानून वापस लेने के आश्वासन दिए जाते, तो हो सकता है आज की तारीख में कम से कम आप लोगों को दोबारा से ये धरने प्रदर्शन नहीं देखने पड़ते। एक बात। दूसरी बात कि एमएसपी तो आप खरीद ही मुश्किल से 9% 12% कर रहे हैं, तो आपको एमएसपी पे कानून बनाने में आपत्ति क्या है? एमएसपी तो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, किसान को कम से कम ये गारंटी हो जाए, कम सरकार जितना खरीद रही है उससे ना खरीदे ज्यादा, लेकिन जो प्राइवेट प्लेयर है कम से कम वो तो जो एमएसपी है उससे कम पे ना खरीदे ना। किसान का शोषण इसीलिए तो हो रहा है। देखिए प्रदीप जी, आपके दो प्रश्न हैं। सबसे पहले आपने बोला कि बातचीत क्यों नहीं की। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी इनकी मांग यही थी कि जो कृषि कानून है वो रिपील होने चाहिए, वो रिपील हो गए। अब समस्या का समाधान है, राजनीति का समाधान कभी भी नहीं होता। जहां तक आप दूसरी बात करें एमएसपी पे कानून बनाने की, बिल्कुल बहुत अच्छा सुझाव है कि एमएसपी पे कानून बनना चाहिए। हमने उसके लिए कभी मना भी नहीं किया। मैंने पिछली बार भी आपको कहा था, स्वयं मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने इस बात को कहा था कि एमएसपी पे कानून बनना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर इस बात को देखिए,
कृषि कानून जब रिपील किए गए तो टिकेश जी का क्या बयान आया, उन्होंने क्या कहा कि जब तक संसद में ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक हम इस बात को नहीं मानेंगे। इतना अविश्वास देश के प्रधानमंत्री पर कि जब तक वो अनाउंस कर रहे हैं आकर, तो क्या कह रहे हैं कि जब तक संसद में प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक हम उसको नहीं मानेंगे। आप क्या कह रहे हैं, एमएसपी पे कानून बना दो, तो क्या एमएसपी पे कानून प्रक्रिया पूरे हुए बगैर बन जाएगा? और अगर जब आप बात करते हैं एमएसपी पे रेट निर्धारण की बात करते हैं तो गेहूं की 20 किस्में हैं, कम से कम धान की 20 से भी ज्यादा किस्में हैं। तो जब सबके रेट डिसाइड किए जाएंगे, पहले आप बात करते हैं यहाँ पर कि धान की, गेहूं की, दलहन की, तिलहन की, फिर आप आ जाएंगे कि हम डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, फिर आप पोल्ट्री फार्मिंग पे भी आएंगे, फिर आप फिशरीज पे भी आएंगे, फिर फल और सब्जियां भी रह जाएंगे। तो सबके अगर रेट निर्धारित करने और सबकी जो क्वालिटी है वो अलग है। रमेश बालम साहब, बिना प्रक्रिया बिना प्रक्रिया पूरे किए अब भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि पॉलिटिक्स का कोई जवाब नहीं, बाकी सबको समझाया जा सकता है, लेकिन राजनीति करने वालों को कैसे समझाया जाएगा? नेता है ये, इनके जो नेता हैं पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के विरोध इनकी विचारधारा है। चाहे आप योगेंद्र यादव जी को देख लीजिए, चाहे राकेश टिकैत को देख लीजिए, ये सब, या चढ़ूर जी को देख लीजिए। बीजेपी के विरोध के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, अदरवाइज सब कुछ ठीक है। रमेश बालम साहब, 21वीं सदी में मैं एक बार आऊंगा आपके पास, स्वामी जी आऊंगा। रमेश बालम साहब, सबसे तो मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आज ये किसानों की जीत है। जो किसान शुरू से ही इस बात के लिए अपनी मांग पे और धरने पे बैठे थे, जो यातनाएं जो उन्होंने झेली हैं, जो उनके साथ लाठीचार्ज हुआ है, गुंडे मवाली, पता नहीं उनको क्या क्या बोला गया, तो मैं दाद देता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी के विवेक की, कि उनका विवेक 1 साल के बाद जागा और उनकी बुद्धि है जो अकल वो 1 साल के बाद आई कि ये बिल वापस लेने चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि मैं कंडेम करता हूं प्रधानमंत्री जी के उस एक्ट को कि 1 साल लगा दिया इन्होंने बिल वापस लेने में, और ये एक मुबारकबाद देता हूं देश के किसानों को कि एक डेमोक्रेसी की जीत है। दूसरा, प्रदीप जी आपने भी एक अहम सवाल उठाया था कि आप ही तो कहते थे किसान के हमें अपने मूल्य निर्धारित करने का अधिकार दे दो। ब्रदर प्रदीप, यदि किसानों को आप अधिकार दे दोगे भी मेरी फसल पे इतना खर्चा है यार, मैं तो इतने में बेचूंगा, तो उसको खरीदेगा कौन? वो कहाँ रखेगा? को किसान ने कोई गोडाउन या को स्टोरेज थोड़ी बना रखे हैं। ये सरकार की ड्यूटी बनती है कि उनकी जमीन की कीमतों के हिसाब से उनके तय करे रेट एमएसपी, और जो सब्सिडियां थी जो विड्रॉ हुई है, जो नहीं मिल रही किसानों को, अच्छे खाद, अच्छे बीज, तो किसानों के साथ अत्याचार के जितने जख्म दिए किसानों को थोड़ा सा मरहम लगा दे और उनको अच्छे खाद बीज और जो बिजली के रेट महंगे किए उन चीजों को वापस लेके एक अच्छा योगदान दे देश को। और जिस तरह से उन्होंने अपनी छवि खराब की है झूठे प्रधानमंत्री की, कुछ अच्छे काम करके कुछ जो लोगों से दुआएं ले, कम से कम देश के अन्नदाता से तो दुआएं ले। और रही बात राजनीति की, कोई भी राजनीतिक दल है प्रदीप, कोई भी बिल आता है तो कॉन्स्टिट्यूशन एक राइट देता है कि एक जो राजनीतिक दल है वो उसका मुद्दा उठाए, पब्लिक को बताए कि इसके अंदर क्या करना। तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल है और इसने इस मुद्दे को उठाया कि ये बिल है जो ये किसानों के हित में नहीं है, काले बिल हैं। उसके बाद किसान सड़क आए हैं जो ये कहते हैं, गलत कहते हैं। राहुल जी ने ट्रैक्टर रैली की है, हमारे अध्यक्षा शैलजा जी ने रोज एजिटेशन किए हैं किसानों के साथ नए साल पे किए, तो हमने शुरू से एजुकेशन किया, हमारा एजेंडा था बिल वापिस और हम किसानों की सपोर्ट में खड़े। चलिए मैं इंडियन नेशनल दल को भी शामिल कर लेता हूँ। आपको लग रहा है रजत जी कि जो किसानों की ओर से फैसला लिया गया है डटे रहने का, वो फैसला सही है? निश्चित तौर पे दबासी, जब तक ये जो कानून है ये पूरी तरह से एक फॉर्मल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, क्योंकि ये किसानों को बिना बताए और एक इमरजेंसी जैसे कोई हालात नहीं थे जब देश जो है कोरोना से जूझ रहा था। चलो आज भाजपा के प्रवक्ता बार बार ये काला क्या है, अब इनको ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैडम पिछले 6 महीने से पूछ रहे थे काला क्या, और हम भी बता थक गए इनको कि। और लेकिन जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि तपस्या में कमी रह गई, तो 700 किसानों के घर में मातम जो छा गया
आप अभी भी अगर उसे कहते हैं ऐसा कोई अप्लाइड फिजिक्स का ये कौन सा फॉर्मूला था जो ये एक भी किसान को समझ में नहीं आया? ऐसा क्या इसमें अच्छाई थी जो इतने लाखों किसान जो डटे रहे, जो उन्हें समझ में नहीं आया? देखिए प्रदीप जी, एक किसान की नेशनल सर्वे सैंपल सर्वे की रिपोर्ट को मैं अगर कोट करूं तो 27 रुपए मात्र एक दिन की कमाई है, जो कि इनकी सरकार की रिपोर्ट है। ये कोई हमारी रिपोर्ट नहीं है। तो उसको ध्यान में रखते हुए क्या आपने जो बढ़े हुए डीजल के दाम है उसका कोई फॉर्मूला कभी निकाला है कि उसको किसके साथ जोड़ेंगे आप? आज जब देश के अंदर गेहूं, सरसों, अब आलू, अब आगे गन्ना, ये सीजन है बिजाई का, आपने किस तरह डीएपी के लिए किसान के कट्टों को, डीएपी के कट्टों के लिए किसान को दर बदर भटकने पे और कूपन लेके थानों में का ये जो है डीएपी बढ़ती दिखी, और किस तरह लाइनें रात भर दिवाली वाले दिन भी जो किसान है आपने लाइनों में लगा दिए। आज दबास जी हर एक वर्ग आंदोलित है। आज मैं चंडीगढ़ से पंचकुला आ रहा था, रास्ता नहीं मिल रहा था, कहीं आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, कहीं पीटी टीचर है, कहीं वोकेशनल टीचर है, हर पूरे पंचकुला में हर जगह पे आंदोलन चल रहे हैं, किसानों की कर रहे हैं। बिल्कुल दबास जी, आपने अभी कहा मन चाहे दाम, पेरिशेबल गुड्स है। आप बताइए कौन सी चीज है ऐसी जो मंडियों में पड़ा बारिश में धान खराब हो जाता है, फसल खराब हो जाती है, बरसात जब पड़ती है, खरीदा हुआ जो नहीं खरीदा हुआ वो खराब हो जाता है। क्या कितने काला पड़ने लग जाएगी जीरी, कहाँ रखेगा किसान? आप कह रहे हो मन चाहे दाम, एक फसल तो आप बता दीजिए जो मन चाहे, यही तो विडंबना है। नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी का दावा था ना, भारतीय जनता पार्टी का कहना। मैंने वही तो कहा था, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही थी कि इन कानूनों में किसानों को मनचाहे दाम पे अपनी फसल बेचने का अधिकार मिला है। कौन कहां पे कौन खरीदता है? जब बोली लगती है, अभी मैं नरमे की देख रहा था कैसे बोलियां लग रही थी, किसान वो अगर किसान बोले कि मेरे को इस दाम में मिलना है, खरीदार कहाँ है, कौन खरीदता है? वो ब्लैकमेल किया जाता है किसान को मंडियों में, क्योंकि किसान को निर्भर है किसान लोगों के ऊपर की वो। मेरा एक सवाल है एमएसपी को लेके, वन्ना जी, 2011 में कमेटी बनी थी और आज मैं एक किसान नेता को सुन रहा था थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया था कि खुद प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे तब उस कमेटी के वो अध्यक्ष थे और उसमें यह सिफारिश की गई थी कि एमएसपी पे कानून बनना चाहिए। एमएसपी तय कैसे होती है, उसके जो लागत मूल्य है वो कैसे निर्धारित किए जाते हैं। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं, जो डीजल के दाम इस वक्त हैं, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं, हालांकि एमएसपी पे सिर्फ 9 से 12% तक खरीद होती है, उसके बाद तो जो 1975 रुपए गेहूं का दाम है वो 1200, 1300, 1400 तक भी बिका है। बाजरा भी इसी तरह बिका है, मक्का तो 800 रुपए तक बिका है। वन्ना जी 1008 रुपए आपने लागत मूल्य 1 क्विंटल का तय किया है और 1975 रुपए एमएसपी तय किया है। एक सीजन में अगर डीजल से सिंचाई करता है किसान और बुआई और बहाई जब होती है, जब सारा कॉस्ट निकाला जाता है, तो एक सीजन में 3 से 5 हजार रुपए का डीजल जो अभी इस वक्त जो दाम चल रहे हैं डीजल के, उस हिसाब से देखा जाए तो 3 से 5 हजार के तो वन्ना जी डीजल का इस्तेमाल हो जाता है, अगर वो सिंचाई भी डीजल से कर रहा है और बुआई बहाई भी डीजल से कर रहा है। उसके बाद ये क्या फार्मूला है जो 1008 रुपए प्रति क्विंटल लागत मूल्य तय कर दिया जाता है? ये मांग भी तो मिनिमम ही रहे हैं ना किसान। देखिए प्रदीप जी, सबसे पहले आपने प्रश्न पूछा कि 2011 में जब मुख्यमंत्रियों की कमेटी थी, उसमें स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी जब वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि एमएसपी पे कानून बनना चाहिए। तो मेरा प्रश्न तो सीधा पहला, यहाँ पर आपके प्रश्न का भी जवाब मैं जरूर दूंगी, लेकिन सीधा पहला प्रश्न कांग्रेस से है। क्या उस समय आज ही इतना शोर मचा रहे हैं, साथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तब वहाँ सो रहे थे क्या? तब उनको समझ नहीं आया कि एमएसपी भी दिया जाना चाहिए? जी, मैं बावल साहब से इसका जवाब लूंगा। हम तो इस चीज को भी मान रहे हैं कि एमएसपी देना चाहिए, लेकिन इतने लंबे समय तक क्या सोते रहे क्या? और जिस स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट की भी आप बात करते हैं, CA2FL की जिसकी आप बात करते हैं, जिसके बेसिस पे एमएसपी मिलना चाहिए, उन्हीं स्वामीनाथन की आयोग की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि गेहूं और धान पर एमएसपी खत्म हो जाना चाहिए, जिसकी दुहाई बार दी जाती है। नहीं, उसको लेकर तो 2015 में एफिडेविट दे दिया था ना भारतीय जनता पार्टी ने। दूसरी बात सुनिए, जहाँ तक आप कह रहे हैं कि जो एमएसपी है उस पर आप खर्चे की यहाँ पर बात कर रहे हैं। मेरा ये मानना है
कि हमारी जो सरकार है एमएसपी को लेकर जो माफ कीजिए जो उनका खर्चा है उसको जब वो निर्धारित करती है तो सभी एस्पेक्ट को लेती है और एक एक फॉर्मूला है उसी के हिसाब से चलती है। लेकिन मेरे को इतना मालूम है कि मेरी सरकार ने तमाम तरह की सब्सिडी देने की बात की हो या सीधा डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाने की बात की हो। हम ये चाहते थे किसी तरह जो किसान है हमारी उनकी आमदनी दुगनी हो जाए और ये जो कानून है इसलिए लाए गए थे। और इस कानूनों को खत्म करने के लिए जिस तरह से कुछ आंदोलनकारियों नेताओं ने और विपक्षी पार्टियों के नेताओं मैं रमेश जी से जवाब ले लेता हूँ। आपके पहले सवाल का कि आप सो रहे थे क्या जब ये सिफारिश आई? आप याद रखिएगा, किसानों का नुकसान कर दिया आपने। हाँ जी प्रदीप जी। प्रदीप जी, स्वामीनाथन आयोग की मैक्सिमम जो शर्तें थी लागू होगी, जो कुछ रह गए थे, जो बिंदु थे, उस पे कांग्रेस पार्टी शुरू से ही जब भी फसल आती है और एमएसपी तय करती है, रेट तय करती है, शुरू से लेकर 2014 तक एमएसपी के रेट कांग्रेस तय करती रही है। बेशक कानून नहीं बना लेकिन एमएसपी हमेशा कांग्रेस तय करती रही है और मैक्सिमम रेट है जो अरे वंदना जी प्लीज आप बोलने दें, आपके बीच में बोले हैं हम। Why you are interfering? Why you are interfering? Please keep mum. Please keep mum. जाके लोगों के बीच में बोलते हैं, आंदोलनकारियों के बीच में क्यों बहकाने का काम करते हैं आप? जी जवाब ले लेते हैं वन्ना जी, जवाब ले लेते हैं वन्ना जी। बोलिए रमेश जी, जवाब तो लीजिए वन्ना जी, जवाब तो ले लीजिए, जवाब तो लीजिए। Please keep mum. Why you are interfering? Stop. बोलिए रमेश जी, बोलिए। बहकाएंगे तो जरूर बोलूंगी मैं। अब कांग्रेस ने एमएसपी तो अभी भी चल रहा है। नहीं धमकाएंगे रमेश जी बोलिए। रमेश जी बोलिए, जवाब दीजिए। प्रदीप जी, हाँ प्रदीप जी, जब भी फसल आती थी फसल से पहले कांग्रेस एमएसपी तय करती थी और मैक्सिमम रेट देती थी। आप आंकड़े दिखा के देखिए, ऐसे से नहीं होता। अरे और मान लिया जो जमीन ले ली वो आप नहीं बताएंगे। अरे मैं कांग्रेस ने नहीं किया। हम भी तो कानून का जवाब दीजिए। कानून क्यों नहीं बनाया आपने? प्रधानमंत्री आज आपको राइट नहीं है बोलने का। मैं एक बार स्वामी इंद्र जी के पास जाऊंगा, मैं स्वामी इंद्र जी के पास जाऊंगा। स्वामी जी, बीजेपी कांग्रेस में ब्लेम गेम शुरू हो गया। आपने क्या किया, आपने क्या किया, किसी ने किया किसानों के लिए? आपका क्या मत है? आज इसी बात पे पूछ लेते हैं। किसान नेता भी आपके साथ बैठे हुए। आप दोनों सरकारों से संतुष्ट हैं? मोदी जी ने बोला था तुमने। देखिए अगर बात देखे ध्यान से, कांग्रेस इतनी दोषी है जितनी बीजेपी है, पर बीजेपी तो कसम खाकर आई थी कि पहली कलम से किसानों कर्जा को जो है हम माफ करेंगे और स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे। क्या इन्होंने जो कसम खाई थी सामने एक प्रोविजन को छोड़कर बाकी सब लागू कर दिया। 2 दफा मौका मिला और ऐसे में प्रधानमंत्री जी ने लगभग 750 किसानों के प्राण हर लिए। तो क्या प्रधानमंत्री जी को आप सोचना नहीं होगा कि मुझे किसानों के लिए कुछ करना होगा? नहीं, सरकार ने तो कहा है 2022 तक आपकी किसानों की आय दुगनी कर देनी थी, इसीलिए ये कानून लेके आए। कानून इसीलिए लाए थे। तो फिर लागू कर लीजिए, कौन रोक रहा है आपको? रजत जी जी, ये बहुत कन्वीनियंटली आज जो है भाजपा की हमारी प्रवक्ता, हमारी बहन बैठी हैं वंदना पोपली जी, जिन्होंने आय दुगनी वाला जो जुमला था उसको किस तरह इन काले परेशानी है कि आपने जो सोचा था, आपने जो षड्यंत्र सोचे थे। सुन तो लीजिए वंदना जी, सुनिए वंदना जी, सुन तो लीजिए वंदना जी, सुन तो लीजिए। अभी जो डाला जी 3600 करोड़ कब दे रहे हैं? उन्होंने बोला था कि कृषि कानून वापस हो जाएंगे तो 3600 करोड़ वो भी पूछ लेते हैं, सुन तो लीजिए। और मैं आराम से बैठी, उसमें आपको तकलीफ है तो रहेगी, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। बोलिए रजत जी। नहीं वंदना जी, देखिए जो किसान की आय दुगनी वाली बात है ना, और जो ये कानून है काले कानून, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। आपने जो है आपका ये जब आप सरकार में आए तब आपने कहा कि किसान की आय 2022 तक हम दुगनी करेंगे। ये तो आपको करनी पड़ेगी क्योंकि 1 महीना रह गया। हम सब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पूरा हरियाणा बाट देख रहा है कि किस तरह किसान की आय दुगनी होगी। जिस तरीके से आपने डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं, दिन रात निरंतर बढ़ते जा रहे हैं।
देखिए प्रदीप जी, आपको मैं बात मैं और कीटनाशक और खर्चे बाद में बताऊंगा। 2000 की ट्रॉली आती है देसी खाद की, 4 एकड़, 3 से 4 एकड़। अभी हमारे किसान नेता यहाँ स्वामी इंद्र देव जी बैठे हैं, 3 से 4 ट्रॉली 1 एकड़ में देसी खाद की लगती है। उसके बाद उस पे हैरो लगती है, हैरो टिलर लगता है, सुहागा लगता है, कितना आप, और 1 घंटे के अंदर 7 लीटर के आसपास, ये मैडम ताकि जान ले, 6 से 7 लीटर 1 घंटे में ट्रैक्टर खा जाता है डीजल। और डीजल का रेट क्या है वो आज आपको पता होना चाहिए। अगर मैं कीटनाशक की अगर पूरी लिस्ट बताने लग जाऊं यहाँ, कैसे कैसे जिंक लगता है, करोजन लगता है, सेंप्रा लगता है, मैं सारा अगर डिटेल बता दूं तो शहबाज जी 3 से 4 हजार एकड़ नहीं, आज लागत जो है आखिरी 1 मिनट है वन्ना जी और स्वामी इंद्र जी, आपसे सिर्फ एक प्रतिक्रिया। वन्ना जी, क्या 3 कानूनों को लेके आपने कहा कि नहीं समझा पाए, कोई बात नहीं, अभी भी किसान वही बैठे हुए जहां 1 साल पहले आगे बैठे थे। आपको अब लगता है कि एमएसपी पे तो कम से कम समझा के इनको घर भेजेंगे, कोई आश्वासन, कोई भरोसा इनको मिलेगा? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके लिए एक पहला कदम पहले से ही ले लिया है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि प्रक्रिया की ये बात करते हैं, हम भी प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। कानून बनेगा तो प्रक्रिया तो होगी, और जब कमेटी बनाने की बात कर दी है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, तो किस तरह की राजनीति चल रही है वो आपको दिख रहे हैं। स्वामी इंद्र जी जल्दी 30 सेकंड में मैं फिर वाइंड अप करूंगा। एक सेकंड रजत पंजेका जी बता रहे थे कि आय की, नहीं, मैं स्वामी इंद्र जी से ले लेता हूँ। जो कमेटी बना दी, आप भरोसा क्यों नहीं करते? आप ही बढ़ते तो बदनाम हो जाते हैं, वही वाली बात है। पहले तो कहेंगे कानून लागू नहीं देंगे, हम आय बढ़ाने एक सेकंड मैं वाइंड अप करूंगा उसी बात पे। बोलने देंगे, आप किसान की आवाज दबाएंगे। अगर सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद हमारा हो जाएंगी, इसलिए किसानों जी, किसानों का एक हद तक सड़कों पे बैठा रहना जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक जायज है, वाजिब है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हर हाल में किसान को कम से कम परेशानी ना हो, सरकार इस बात का ध्यान रखती। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।